नमस्कार विद्यार्थियों, अपने बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य में एक एकांकी चल रही थी जिसका शीर्षक है नया पुराना। इसके कथे या कथानक के बारे में आपको बताया था। इसके लेखक है उपेंद्र नाथ आस्की। पात्रों से संबंधित जो बातचीत है, पात्रों का जो परिचय से संबंधित बात है, उसके बारे में कल अपनी जो क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था। और अपना जो कथानक चल रहा था इसमें अंत में यहाँ तक हो गया था कि ये देवचंद और उसकी जो पत्नी प्रतिमा है, इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। किसको लेकर? जो लिली की माँ के जो गहने हैं उनको लेकर। लिली की माँ के गहने। अब इसके बारे में आपको बताया था कि लिली की माँ ने सुरक्षा की दृष्टि से अपने जो जितने भी जो आभूषण थे वो सारे इस देवचंद मास्टर जी के पास रख दिए थे, क्योंकि लिली की माँ का जो पति है वो शराबी था। इसलिए उससे डर था कि अगर ये गहने मेरे पास मेरे घर में रहे तो मेरा जो शराबी पति है ये पूरे गहनों की शराब पी जाएगा, और जब लिली शादी योग्य होगी तो उस समय जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए लिली की माँ ने देवचंद पर विश्वास करके वो जितने भी जो गहने थे वो सारे उसने एक धरोहर अमानत के रूप में जो है वो रख दिए थे देवचंद के पास। अब देवचंद के पास वो गहने सुरक्षित लेकिन उसने जब रविदत्त की शादी हुई तो एक रानी हार की अपने बात चल रही थी कि वो रानी हार उसने रविदत्त को दे दिया था, जो उसकी पत्नी को पहना दिया गया था। अब ये रविदत्त के मन में जो है वो चोर आ गया था, ये बेईमानी पर उतार हो गया था, और इसके मन में ये था कि ये जो जेवर मेरे पास है रानी हार, ये मैं वापस नहीं लौटाऊं, और बाकी के जो गहने मेरे दोस्त देवचंद के पास है उनको भी मैं हड़प जाऊं। तो ऐसी आशंका से देवचंद बहुत ज़्यादा दुखी रहता है और एक उपाय सोचता है कि किसी भी प्रकार से हमें कुछ भी करके ये जो मेरे पास धरोहर के रूप में जो रखी हुई आभूषण है इनको मैं लिली की माँ को वापस लौटा दूं, जिससे कि मेरे पर किसी प्रकार का आक्षेप न लगे और मेरी वर्षों से कमाई हुई जो इज्जत है, ईमानदारी है, मेरा लोगों के प्रति जो विश्वास है वो हमेशा बना रहे। तो इस प्रतिमा ने एक उपाय बताई थी देवचंद को, अर्थात अपने पति को, कि ऐसा करते कि आज जो है वो तीज का त्यौहार है, इसीलिए तीज के त्यौहार में मैं और भाभी अर्थात रविदत्त की पत्नी दोनों जो है वो मेले में जा रही है, और हम चाहते हैं कि जब दोनों साथ जाए तो उस समय ये भाभी, जिसके बारे में बताया था कि सबसे अधिक इसको प्रेम एक तो आभूषण से था और एक अच्छे वस्त्रों से, तो ये निश्चित रूप से रानी हार पहन कर जाएगी, क्योंकि वो हार वो गहना उसको सबसे अधिक प्रिय था। तो प्रतिमा की बताई हुई जो बात है उसके लिए देवचंद कहता है कि इस युक्ति से हम किसी भी प्रकार से जो भाभी के गले में जो हार है वो हमें उतरवाना है, और जैसे तैसे हो लिली की माँ को वापस लौटाना है। इतने में इन दोनों के बीच बातचीत हो रही थी, तो उसके स्कूल की जो नौकरानी है, स्कूल की नौकरानी वो चाबी लेने के लिए आ जाती है, क्योंकि विद्यालय का समय हो गया था और देवचंद जो है वो इन गहनों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए आज स्कूल नहीं जा पाया। तो नौकरानी स्कूल खोलने के लिए चाबी लेने के लिए घर आ गई थी। तो नौकरानी ने देवचंद जी से जो है वो चाबी के लिए कहा, तो देवचंद ने कहा कि माँ जी आप चाबी बाद में लेना, पहले एक काम करो, आप जल्दी से ये 1 रुपया लो और रिक्शा लेकर लिली की माँ के पास पहुँच जाओ और उन्हें तुरंत मेरे पास लेकर आओ। ऐसा उसने इसलिए किया कि वो चाहता था कि लिली की माँ आ जाए तो मेरे पास जितने भी जो जेवर है मैं जल्दी से उसको वापस लौटा दूँ। अब ये जो नौकरानी है ये लिली की माँ को लेने के लिए चली जाती है। उसको लेकर जब वापस नहीं आती है, इतनी देर में इस भाभी ने जो है वो सारे गहने पहनकर ये प्रतिमा के पास, अर्थात ये पूरी अपनी जो एकांकी है वो केवल एक कमरे से संचालित हो रही है, और वो कमरा है देवचंद के घर का कमरा। वैसे ये दोनों एक ही मकान में रहते थे, लेकिन इसके कमरे से ये पूरी एकांकी जो है वो संचालित हो रही है। भाभी ने आकर प्रतिमा से कहा कि चलो मैं तैयार होके आ गई हूँ, अब चलते हैं मेले के लिए। तो इस भाभी का एक छोटा सा इसमें परिचय दे रखा है कि एक मोटी सी स्त्री थी जिसके शरीर पर सुंदर से वस्त्र
और सुंदर से आभूषण, जिसके बारे में पहले भी आपको बताया गया कि दो चीज़ों से इसको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेम था, आभूषणों से और सुंदर कपड़ों से। अब ये जो भाभी है, इसके गले में जब प्रतिमा वो सोने का रानी हार देखती है तो कहती है कि भाभी ये रानी हार तो उतार दो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी और हो सकता है कि कोई चोर वहाँ मिल जाए और ये कीमती हार जो है वो चोरी हो जाए, क्योंकि भीड़ में पता भी नहीं चलेगा, कितनी भी सावधानी रखेंगे। तो भाभी कहती है, अर्थात रविदत्त की पत्नी कहती है कि देखो मैं तो अपने सारी अलमारी वगैरह जो है वो बंद करके आ गई हूँ, अब वापस रखने की परेशानी कौन उठाएगा। तो प्रतिमा कहती है कि आपको परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आपका जो रानी हार है वो मेरी ही अलमारी में मेरे ही पास रख दो। अब इस प्रतिमा और देवचंद ने पहले की योजना बनाई थी कि जैसे ही तुम रानी हार भाभी के गले से उतार लो, वैसे ही तुम उसको जल्दी से अलमारी में रख देना। और अलमारी की एक चाबी प्रतिमा के पास, एक देवचंद के पास थी, जिससे कि चुपके से उस हार को चुरा ले और जिसकी अमानत है उसको लौटा दे। प्रतिमा के कहने से भाभी ने अपने गले का जो रानी हार है उतार दिया और उतार कर प्रतिमा को दे दिया। प्रतिमा ने अपनी अलमारी में उसको रख दिया और रखने के बाद में जब वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो चुपके से जो देवचंद है उस कमरे में वापस प्रवेश करता है। सोचता है कि आज मुझे अपने ही घर में चोर बनना पड़ रहा है, मेरी खुद की जो चीज़ है उसके लिए भी मुझे चोरी करनी पड़ रही है। अगर आज मैंने ये चोर का किरदार ढंग से नहीं निभाया तो हो सकता है रानी हार अगर वापस नहीं कर पाया लिली की माँ को तो हमेशा हमेशा के लिए मैं चोर बन जाऊँगा। इसीलिए देवचंद ने जल्दी से उसके पास जो दूसरी चाबी थी उससे अलमारी खोली और अलमारी में से जो रानी हार है वो निकाल लिया। तब ये देवचंद कहता है कि कभी तुलसीदास ने कहा है कि 4 व्यक्तियों की पहचान हमेशा विपत्ति या संकट के समय होती है। 4 कौन कौन से? एक तो मित्र, पत्नी, धर्म और धीरज। धीरज मतलब धैर्य। इन चारों की जो पहचान है वो विपत्ति के समय, विपदा के समय या संकट के समय होती है। तो इसने सोचा कि अगर आज मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देती तो निश्चित रूप से मैं ईमानदार होते हुए भी मुझे आज बेईमान बनना पड़ता, चोर बनना पड़ता और पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें सोचते। जिस लिली की माँ ने मुझ पर अपने पति से भी ज़्यादा विश्वास किया उसका विश्वास टूट जाता और वर्षों से कमाई हुई मेरी जो विश्वास रूपी जो पूंजी है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती। लेकिन मेरी पत्नी प्रतिमा ने साथ देकर मुझे इस बहुत बड़ी समस्या से निकाल लिया। इसीलिए वो सोच रहा है कि आज मेरी जो पत्नी है उसने इस संकट के समय मेरा साथ दिया और इसी कारण से जो रानी हार है आज मेरे पास वापस आ गया है। अब ये प्रतिमा और भाभी ये दोनों तो जो है वो मेले के लिए, तीज के त्यौहार में जाने के लिए आपको जो बताया था ना, ये दोनों चली जाती है। देवचंद अपने कमरे में अकेला ही था, अपने आप से कुछ बोल रहा था। एक बार पहले भी अपने एक शब्द आया था कि सौगत कथन। सौगत कथन का मतलब ये होता है कि जब कोई सुनने वाला पास में नहीं हो और वक्ता अपने आप से ही बातचीत कुछ करे, स्वयं से ही कोई बात करे तो उसको सौगत कथन के नाम से जाना जाता है। सौ मतलब स्वयं, गत मतलब आया हुआ, कहा हुआ। अब देवचंद अपने आप से बातचीत कर रहा था, इतने में जो नौकरानी है वो अपने साथ लिली की माँ को लेकर देवचंद के घर आ जाती है। तो देवचंद नौकरानी को तुरंत जो है वो स्कूल की चाबी दे देते हैं और उससे बोलते हैं कि देखो आज मैं किसी ज़रूरी काम से दोपहर तक जो है वो स्कूल नहीं आ पाऊँगा, इसलिए जितनी भी अध्यापिकाएं हैं उन सब से बोल देना कि जो कक्षाएं हैं उनको यथावत रखे और विद्यालय की जो लड़कियां हैं उनका विशेषकर ध्यान रखें। इसके बाद में जो नौकरानी है वो वहाँ से चली जाती है। लिली की माँ देवचंद से कहती है कि भाई साहब आपने मुझे बुलाया, ऐसी कौन सी बात आ गई थी कि इतनी जल्दी आपने सुबह सुबह मेरे को याद किया। तो देवचंद कह रहा है कि भाभी जी मैं चाहता हूँ कि आपने मेरे पास धरोहर अमानत के रूप में जो गहने रखे थे वो आप वापस ले लो और आज मैं आपको वो सौंपना चाहता हूँ। जो गहने उसके पास रखे हुए थे उनमें वो रानी हार भी उसने रख दिया था और एक गठरी उसने जो बांध रखी थी वो लाकर जो है वो लिली की माँ को सौंप देता है।
लिली की माँ कहती है कि लेकिन मैंने तो कभी आपसे गहने मांगे ही नहीं। मैंने तो जब आपको गहने दिए थे उस समय यही बात रखी थी कि जब लिली शादी योग्य हो जाएगी, लिली की शादी करनी होगी, उस समय मैं आपसे ये गहने ले लूँगी। तो देवचंद कहता है आपने तो नहीं मांगे हैं, लेकिन मैं इन गहनों को देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। तो लिली की माँ कहती है कि भाई साहब आप पर मुझे 100% विश्वास है। तो देवचंद कहता है कि आपको तो मेरे पर विश्वास है, लेकिन मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है। हो सकता है मेरी नीयत का भी पता नहीं। आज मान लो ये गहने आपने मेरे पास रखे हैं, कल न मेरे मन में भी कोई स्वार्थ की भावना जग जाए, लालच की भावना जग जाए और इन गहनों को जो है मेरे यहाँ से चोरी हो जाए, या मान लो मैं अपने किसी काम में ले लूँ, मैं इनको खर्च कर दूँ। तो लिली की माँ कहती है कि अगर चोरी हो जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके घर से ही चोरी हो, वो तो मेरे घर से भी चोरी हो सकते हैं। इसमें आपका कोई दोष नहीं है अगर चोरी हो जाए तो। देवचंद कहता है देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने इतने दिनों तक इनको बिल्कुल सुरक्षित रखा और मैं चाहता हूं कि जिस रूप में आपने मुझे ये गहने दिए थे बिल्कुल उसी रूप में मैं इनको वापस लौटाऊं। इनमें से मैं एक भी जो आभूषण है वो कम नहीं होने देना चाहता हूं। हो सकता है कि कल ने मेरी जो पत्नी प्रतिमा है वही इन गहनों को कुछ काम में ले ले। तो लिली की माँ कहती है कि मैंने तो आपको कभी मना भी नहीं किया, मैंने कभी नहीं कहा कि आप इन गहनों को काम में लेना या मत लेना। जैसी आपकी इच्छा हुई उसी रूप में आप इनको काम में लो, मुझे आप पर पूर्ण रूप से विश्वास है। तो देवचंद कहता है देखो मेरा जो मित्र है रविदत्त, उसकी नीयत में खोट है और कल हो सकता है कि उसकी संगत का प्रभाव मेरे पर भी पड़ जाए, और वर्षों से कमाया हुआ मेरा जो विश्वास है, वर्षों से कमाई हुई मेरी जो ईमानदारी है, वो आज इन गहनों के लालच में, इनके स्वार्थ में, लोभ में जो है मैं अपने मार्ग से भटक जाऊं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों से मैं जो स्कूल चला रहा हूं और मेरे यहाँ जो 150 लड़कियां जो पढ़ती है, उन सभी के जो माता पिता है वो मेरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और मैं चाहता हूं कि ये विश्वास आजीवन बना रहे। ऐसी बातें लिली की माँ और देवचंद के बीच में होती है। लिली की माँ नहीं चाहती कि वो गहने वापस ले, लेकिन देवचंद लाख प्रयत्न करके वो गहने किसी भी हालत में उसको लौटाना चाहता है। इतनी देर इस एकांकी में ये दो पात्र ऐसे आए हैं जो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। एक तो अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति और एक गजेंद्र, इन दोनों ने कोई बातचीत नहीं की थी। अब ये अचल बैठा रहने, स्थिर बैठा रहने वाला जो व्यक्ति है, ये अचानक चिल्लाता है कि ये बकवास बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा यथार्थवाद, बहुत हो गई तुम्हारी बातें, मैं और सुनना नहीं चाहता हूँ। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति होता है जो इतने बड़ी धन संपत्ति पास आने के बाद में भी विचलित नहीं हो रहा है। मैं आज का जो युग, आज का जो ज़माना है, ऐसे यथार्थवादी और जो सच्चे व्यक्ति है उनका चरित्र चित्रण नहीं करता है, क्योंकि आज का तो युग ही जो है वो इस युग में, इस काल में केवल जो बेईमान लोग हैं वही फल फूल रहे हैं, वही उन्नति कर रही है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतने ज़्यादा जो है वो निस्वार्थ भाव से जो गहने रखे हुए थे उनको वापस लौटा रहे हो। अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति कहता है कि ऐसे लोग आज के युग में मूर्ख माने जाते हैं। कैसे लोग आज के युग में मूर्ख माने जाते हैं? ईमानदार लोग। ईमानदार लोग आज के युग में मूर्ख माने जाते हैं। किसने कहा? ये कहा अचल बैठा रहने वाले व्यक्ति ने। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो संख्या अगर हम देखेंगे तो वो अधिकांश बहुसंख्यक जो लोग हैं वो बेईमान है, और यहाँ ईमानदार के रूप में केवल एक ही व्यक्ति को दर्शाया गया है, अपने एकांकी के नायक देवचंद को। तो देवचंद की ऐसी इंसानियत को देखकर, उसके त्याग को देखकर, उसकी ईमानदारी को देखकर, निस्वार्थ भाव को देखकर अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति कहता है कि देवचंद वास्तव में देव तुल्य है, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो इस संसार में बहुत ही कम होते हैं। तो ये गजेंद्र कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोग दुनिया में विरले ही होते हैं। लेकिन ये गजेंद्र कहता है कि मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में ऐसे जो लोग हैं
उन्हीं के भरोसे ये संसार चल रहा है। कैसे लोगों के भरोसे? जो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के, पर कल्याण के लिए, परोपकार के लिए जो है वो सारे कार्य करते हैं। ऐसी बात जो है ये गजेंद्र अचल बैठे रहने वाले व्यक्ति से कहता है। तो ये बातचीत होने के बाद में अपने इस एकांकी का पर्दा गिरता है। तो ये एकांकी थी नया पुराना, जिसके कथानक के बारे में मैंने आपको बताया है कि शुरू से लेकर अंत तक ये जितने भी जो अपने पात्र आए हैं, इन पात्रों के बीच में आपस में क्या बातचीत होती है, किस प्रकार से ये अपनी एकांकी को आगे गति देते हैं। अब हम अपनी अगली जो कक्षा होगी उसमें इस एकांकी से संबंधित एक तो जो महत्वपूर्ण व्याख्या बन रही है और अति महत्वपूर्ण इसके जो प्रश्न हो रहे हैं उनसे संबंधित जो है वो चर्चा करेंगे।